एक महिला दरोगा गाड़ी से कहीं किसी केस के सिलसिले में कहीं दूर जा रही थी। शायद हो सकता है रात को शाम को देरी से लौटना पड़े, तभी वो अपने ड्राइवर से कहती है कि देखो रात को हो सकता है शायद देरी से लौटना पड़े, कहीं किसी होटल पर गाड़ी लगा दो और खाना खा लेते हैं क्योंकि भूख लगी हुई है, उधर खाना मिले या ना मिले और ज़्यादा भूख लगी हुई है फ़िलहाल। तो ड्राइवर कहता है ठीक है मैडम जी, और फिर गाड़ी को थोड़ी दूर आगे चलने के बाद गाड़ी को एक होटल के पास रोक दिया जाता है और यह जो दरोगा महिला होती है खाना खाने के लिए होटल के अंदर चली जाती है। लेकिन होटल के अंदर जाने के बाद होटल के दरवाजे के पास ही एक व्यक्ति बर्तन धो रहा था। उस व्यक्ति को पीछे से जब यह महिला देखती है तो इसको लगता है कि इस आदमी को मैंने कहीं देखा है, तो उसकी तरफ टकटकी लगाकर देखती हुई होटल के अंदर वह जाने लगती है। और जैसे ही उस आदमी का चेहरा उस महिला दरोगा को दिखाई दे जाता है तो एकदम से महिला दरोगा के होश उड़ जाते हैं और वह उस आदमी के पास आती है जो बर्तन मांज रहा था और आकर के वह उसको देखती है। वह उसका तलाकशुदा पति था जिससे उसका तलाक हो गया था। और फिर दोस्तों वहाँ पर आकर के उसके पास बैठ करके उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है। अब यह नज़ारा देख करके होटल के जो कर्मचारी थे और होटल में जो खाना खाने के लिए आए हुए थे वो देखते हैं कि आखिर ये मामला क्या है। एक दरोगा एक बर्तन मांजने वाले होटल के कर्मचारी को गले लगा रही है। तो उसके बाद जब यहाँ पर मामला खुलता है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसे भी लोग रहते हैं, लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी कुछ होता है। तो इस तरह से दोस्तों बहुत चीज़ें यहाँ पर लोगों के सामने खुल कर आती हैं और पूरी कहानी को यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इन वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछीवाद चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यह घटना घटित होती है बिहार के एक गांव के अंदर, जहां पर सत्यम नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी प्राइवेट जॉब है और वहां से उसको 18,000 रुपये मिलते हैं। उसकी शादी भी हो चुकी है, पत्नी का नाम कविता है। कविता भी ज़्यादा मतलब अमीर परिवार की नहीं थी, वो भी गरीब थी। इधर सत्यम भी गरीब होता है। सत्यम के ना माँ थे, ना पिता थे, ना उसका भाई था, ना कोई बहन थी। सत्यम अकेला था अपने घर में। तो उसकी शादी जब हो जाती है तो घर के अंदर सिर्फ दोनों पति पत्नी ही रहते हैं। अब क्या होता, दोनों अच्छे से रह रहे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और घर की हालत ज़्यादा सही नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है क्योंकि दो लोगों का खर्चा 18,000 रुपये में आराम से चल जाता है। अभी ना कोई इन पर बच्चे हैं और ना कोई और ऐसा कोई काम है कि भाई घर बनाना है या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है। घर इतना है कि 2-3 कमरे हैं, आगे आंगन है, आंगन में एक पेड़ है और अच्छा सा है, ठीक ठाक है मतलब। तो अच्छे से ये लोग रह रहे होते हैं, हंसी खुशी से, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोस्तों यहाँ पर जो कविता होती है वह बचपन से ही सोचा करती थी कि मैं पढ़ लिख करके सरकारी अफसर लग जाऊंगी और अब उसकी शादी हो चुकी है। घर वालों के पास इतनी मतलब औकात नहीं थी पढ़ाने की कि उसको पढ़ा सके। कविता एक दिन अपने पति की बाहों में लेटी लेटी बोल रही होती है कि मेरा बचपन का सपना था कि मैं काश पढ़ लिख करके कोई बड़ी अधिकारी बन जाऊं, क्योंकि मेरे 10वीं में भी नंबर अच्छे थे, 12वीं क्लास में भी नंबर अच्छे थे, बीए सेकेंड ईयर में भी बहुत अच्छे नंबर थे। और दोस्तों बीए सेकेंड ईयर के बाद इसकी शादी कर दी गई थी। अब जो पति होता है इसकी तरफ देखता है तो इसकी पढ़ाई के प्रति लगन को देख करके इसका पति सत्यम कहता है कि तुम्हें पढ़ना है। अब कविता कहती है हाँ मुझे पढ़ना है, क्या तुम मुझे पढ़ाओगे? सत्यम कहता है हाँ मैं पढ़ा दूंगा तुम्हें, क्योंकि हमारे पास 18,000 रुपये आते हैं और दोनों का खर्चा आराम से चल जाता है। इसी में से मैं तुम्हें पढ़ाई लिखाई करवा दूंगा और ज़रूरत होगी तो इधर उधर से पैसे ले लूँगा और कहीं और एक्स्ट्रा ओवर टाइम ड्यूटी कर लूँगा, लेकिन तुम्हें पढ़ा दूंगा। बताओ तुम्हारा मन है तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। अब तो कविता खुश हो जाती है कि हाँ हाँ मेरा मन है। मैं तो इसलिए नहीं कह रही थी आपसे, कहीं आप गुस्सा हो जाओ कि अब पढ़ाई लिखाई करेगी इतनी उम्र में। तो अब जो पति होता है कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती और तुम ऐसा करो पढ़ाई लिखाई चालू करो। और उसके बाद दोस्तों जो ये लड़की होती है पढ़ाई लिखाई चालू कर देती है और इसका पति सत्यम इसकी फ़ीस भरता है। अब फीस भी भरनी पड़ती है, बड़े बड़े ट्यूशन में जाती है पढ़ने के लिए। इसकी कॉलेज की फ़ीस, कॉलेज की भी अभी पढ़ाई पूरी करनी थी इनको, और उसके बाद कोचिंग वगैरह भी लेती है। कोचिंग की फ़ीस कुछ ज़्यादा होती है तो वहाँ पर अब सत्यम की जो नौकरी होती है उससे पूर्ति नहीं पड़ती है। तो अब जो सत्यम होता है वह अपने घर को गिरवी रख देता है अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए
और उसके बाद अपनी पत्नी की पढ़ाई को पूरा करवा रहा होता है। और दोस्तों पत्नी ने भी इसको करके दिखा दिया था, इसने एग्ज़ाम क्लियर किया और यह फिलहाल पुलिस में भर्ती हो जाती है महिला दरोगा के पद पर। इसने पुलिस में फॉर्म भर दिया था, शरीर हष्टपुष्ट था, रेस वगैरह लगा लिया करती थी तो इसका नंबर आ जाता है। अब तो पत्नी महिला दरोगा बन जाती है तो पति बहुत खुश होता है। पति के साथ साथ उसके दोस्त भी बधाई देने के लिए घर पर आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं बधाई देने के लिए, और तो और आलतू फालतू के लोग भी बधाई देने के लिए आने लगते हैं जो आस पड़ोस के थे, जो वैसे जिनको कोई नहीं जानता था। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हमारे गांव में से, हमारे मोहल्ले में से कोई अफसर बना है, अधिकारी लगा है सरकार में, तो उससे जानकारी बना लेते हैं इससे कि जिससे कि आगे वो काम आए। ऐसे लोग भी होते हैं तो सब लोग आते हैं। उसके बाद ये अपनी ड्यूटी पर चढ़ती है, ड्यूटी भी उसी शहर में मिल जाती है, ज़्यादा दूर नहीं थी, थोड़ी दूरी पर थी। तो अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मामला उल्टा बदल जाता है। अब तक तो कविता सत्यम की पत्नी ही थी और सत्यम भी उसको अपनी पत्नी माना करता था, मगर अब कविता के पास इतने लोग आने लगते हैं, कोई फाइल लेकर आता, किसी का काम रह जाता उसको करवाने के लिए आया करता, और इस तरह से अब कविता के पास भीड़ लगने लगती है। जो भी आता डायरेक्ट उस सत्यम से पूछता कि मैडम जी कहाँ हैं। सत्यम अंदर की तरफ इशारा कर देता तो वह अपना अंदर कमरे में बैठी हुआ करती, तो वह लोग उससे जाकर मीटिंग किया करते। सत्यम को अब दोस्तों यहाँ पर बुरा लगने लगता है, उसको लगने लगता है कि इस घर के अंदर मेरी अहमियत बिल्कुल कम हो गई है और मेरी पत्नी के आसपास ये लोग घूमते हैं ज़्यादा, मुझे कोई पूछता नहीं है। लेकिन अभी भी वह चुपचाप था, अपनी पत्नी से कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि उसी ने तो पढ़ाया था, उसी ने काबिल बनाया था। और यह जो पत्नी थी कविता, यह भी लोगों से ऐसा नहीं कहती थी कि मैंने ये किया वो किया, ये सबसे यही कहती थी कि मेरे पति ने मुझे पढ़ाया लिखाया, रात दिन मेहनत करके इस मुकाम पर पहुँचाया है, मेरे पति ने, सबसे तारीफ़ें किया करती। मगर दोस्तों जैसे ही सत्यम अपने यार दोस्तों में बाहर घूमने के लिए चला जाया करता, सुबह शाम इधर उधर आस पड़ोस के लोगों से मिलता, तो उसको कहीं ना कहीं भनक ये लगती है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई सत्यम के तो मज़े मज़े हैं, पत्नी की कमाई खा रहा है और मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा है। जबकि दोस्तों यहाँ पर सत्यम अपनी नौकरी भी लगा हुआ था, पर पत्नी की नौकरी ज़्यादा बड़ी थी तो लोगों को लगता था कि इसकी कमाई खा रहा है। जबकि सत्यम एक नंबर का आदमी था, उसको किसी की कमाई से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो कह देता कि घर चलाती तो मेरी पत्नी ही चलाएगी और मेरी तनख्वाह भी वही रखेगी, और खुद कमा रही है तो वो अपनी भी रखेगी, मुझे ज़्यादा इन चीज़ों से लेना देना नहीं है। मगर दोस्तों दुनिया ने तो सीता माता को भी नहीं छोड़ा, ये तो बेचारा सत्यम था जिसमें इस तरह के ताने जब इसको मिलने लगते हैं तो सत्यम बिल्कुल अंदर से टूट जाता है और सत्यम दुनियादारी के मामले में फंस जाता है। क्योंकि ज़्यादातर कहावत ये कही जाती हैं दोस्तों कि दुनिया की मत सुनो, अपना आगे बढ़ते रहो तो कामयाबी मिल जाएगी, और जिसने दुनिया की सुनी वो फेल हो जाएगा। ऐसा अब यहाँ पर सत्यम के साथ होने वाला था। ये दुनिया की सुन रहा था, दुनिया जो जो कहती उसको देखता, सोचता, उस पर कई कई घंटों तक विचार करता रहता कि ये क्या हो रहा है। और दोस्तों अब वह अंदर से टूट जाता है, वह अपने ही घर में अकेला सा महसूस करने लगता है। क्योंकि उसकी पत्नी पहले तो ऑफिस में जाती, ऑफिस में से जब घर आ जाया करती तो कोई कोई उसके अपना काम करवाने के लिए घर पर भी आया करता। तो सत्यम बिल्कुल अपने ही घर में मानो ऐसा हो गया था जैसे वह परायों के घर में रह रहा हो। अब तो उसके अंतर मन में चोट पहुंचती है और अब वह डिसीजन ले लेता है कि मैं अब कविता के साथ नहीं रहूँगा, इसको इसकी ज़िंदगी के हाल पर छोड़ देता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीऊँगा, आत्मसम्मान से जीऊँगा। ये भी कोई जीना है, लोग क्या क्या कहते हैं पता नहीं। अब यह इन बातों में आ जाता है, रात दिन सोचता रहता है कि कैसे छोड़ूँ, लेकिन पत्नी बहुत प्यार करती थी, उसको छोड़ा भी तो नहीं जा सकता, वो नहीं छोड़ेगी। अगर ये छोड़ने की बात करेगा तो वह तरकीब लगाता है, पत्नी के ऊपर झूठे झूठे कुछ आरोप लगाता रहता है कि मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा और तुम ये और वो, मतलब बहुत सारी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ जाया करता और अब अपनी पत्नी से तलाक मांगने लगता बात बात पर। पत्नी जो होती है बार बार इसको गले लगाती, कहती तुम्हें हो क्या गया है, तुमने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पर पहुंचाया, क्या अब तलाक लेने के लिए पहुंचाया था तुमने? अब मैं यहाँ पर कुछ करूँगी, नाम जग में रोशन होगा। लेकिन वह मन ही मन में ये कहता है कि तू नाम जग में रोशन करेगी, मेरा क्या बेनिफिट होगा इसमें, लोग मुझे तो धिक्कार ही रहे हैं, ये नाम जग में रोशन करेगी, लोग ये कह रहे हैं पत्नी की कमाई खा रहा है, उसके पीछे रहता है, वरना इसकी औकात क्या है। वो अपने सेल्फ मतलब जो अपना आत्मसम्मान होता है ना, उसके ऊपर बात ले जाता है। उसका कहीं ना कहीं आत्मसम्मान खो रहा था लोगों की बातों को सुन सुन करके, लेकिन वो अपनी पत्नी से नहीं कह पाता इन चीज़ों को। वह बार बार पत्नी से लड़ा करता, छोटी छोटी बातों पर बार बार कहता मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और फिर दोस्तों एक दिन ज़बरदस्ती पत्नी से वह तलाक के कागज़ों पर दस्तखत करवाता है कि अगर तुम मुझे ज़िंदा देखना चाहती हो तो इन कागज़ों पर साइन कर दो और मुझे तलाक चाहिए चाहिए।
अब पत्नी क्या करती, वह उससे बहुत प्यार करती थी सत्यम से, अपने पति की खुशी के लिए वह उन कागज़ों पर तो साइन कर ही देती है, पर मन में तलाक नहीं मानती है। वो कहती है कागज़ हैं तो इनसे क्या है। और उसके बाद दोस्तों सत्यम जो होता है वह उस घर को ही छोड़ देता है, क्योंकि वह घर गिरवी था तो उसको छुड़ा लिया था मैडम ने। अब सत्यम उस घर को छोड़ करके और किसी दूसरे शहर में चला जाता है और वहाँ पर जाकर कंपनी में नौकरी करने लगता है। नौकरी करते करते आराम से अपना गुजारा वहाँ पर कर रहा होता है। और आज यहाँ पर मैडम को सत्यम यहाँ पर होटल के अंदर बर्तन मांजता हुआ मिलता है, और मैडम सत्यम को देखते ही आंखों में आंसू भर लाती है। सत्यम से कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे, क्यों तुमने तलाक लिया, क्या मामला था, और तुम बर्तन क्यों मांज रहे हो, मेरे होते हो तुम बर्तन मांज रहे हो। मैंने आज तक तुम पर घर पर भी बर्तन नहीं मंजवाया और तुम्हें अपने पलकों पर रखती हूँ, और अभी भी रखती हूँ, रखती थी भी। तुम यहाँ पर ये क्या करें, छोड़ो इन बर्तनों को। उसको उठा लेती है। मगर दोस्तों जो सत्यम होता है वह कहता नहीं नहीं मुझे काम करने दीजिए। लेकिन कविता उसको जबरदस्ती अब हाथ पकड़कर एक साइड में ले जाती है और फिर अब उससे पूछती है कि तू मुझे अब सच सच बता दे, तुमने ये क्यों किया है, सारा ड्रामा ये क्या मचा रखा है तुमने, और मैं तुम्हारे बगैर पता है मेरा मतलब आंखें भी नहीं लगती हैं और मुझे हरदम तुम्हारी याद आती रहती है, और पहले 6 महीने तो बस मैं कैसे रही हूँ मुझे ही पता है। अब सत्यम कहता तुमने फिर शादी कर ली होगी अब तो। कविता कहती है कैसी पागलों जैसी बातें करते हो, तुमसे शादी की है, जीवन भर तुम ही पति रहोगे मेरे। कागज़ के ऊपर दस्तखत करने से ऐसा नहीं है कि मेरी शादी तुमसे टूट जाएगी। मैं इन चीज़ों को नहीं मानती हूँ, हालांकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैं दिल से तुम्हें मानती हूँ, मैं इन कागज़ों की बंदिश को नहीं मानती हूँ। अब तो सत्यम जो होता है उससे पूछने लगती है मुझे आज तुम्हें बताना होगा, उस टाइम तो मैंने इसलिए तुम्हारे कहना मान लिया था कि तुम कह रहे थे कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, तुमने ये काम नहीं किया तो मुझे घुटन हो रही है। मैंने तुम्हारे दस्तखत कर दिए थे और फिर तुम वहाँ से चले आए, वापस नहीं आए। मैंने सोचा कि वापस आते रहेंगे दस्तखत होने के बाद भी। तो अब सत्यम बताता है, सत्यम वो सारी चीज़ें बताता जो आप लोगों को मैंने अभी अभी बताई थी। सत्यम कहता तुम्हारे लगने के बाद लोग जब आते और तुम्हें पूछते, मुझे नहीं पूछते तो मुझे बुरा लगता। मुझे लगता कि मैं आदमी होकर के एक औरत के पीछे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लोग कहते भी थे कि मैं अपनी औरत की कमाई खा रहा हूँ, जबकि मैं नौकरी किया करता था। कविता कहती अरे पागल, तुम तो नौकरी करते थे अपनी, 18,000 रुपये मिलते थे, फिर तुम मेरी कमाई कैसे खा सकते हो, और तुम अपनी नौकरी जो कमाई होती है उसको भी पैसे मेरे हाथ में रखा करते थे, जबकि मैं मना भी कर दिया करती थी कि अब तुम इन पैसों को अपने हिसाब से कहीं यूज़ कर लो। लेकिन तुम मुझसे कहा करते थे कि नहीं नहीं मैं क्या यूज़ करूँगा, घर को तुम्हें चलाना, तुम अपना चलाओ। तुमने ऐसा सोचा क्यों कि भाई तू मेरी कमाई खा रहा है? किसने कहा मुझे बता अभी। तो वह किसको क्या बताएगा, वो तो उसने सुना था लोगों के मुंह से। फिर और पूछती है कविता और बताओ मुझे क्या बात हुई थी। तो अब यही कहता है कि मैं परेशान हो गया था और मैं अब इज्जत मेरी कम हो रही थी और मैं तुमसे दूर रहना चाहता था, और लोग मुझे जैसे कहते थे भाई इस तरह से तू यहाँ पर इस पत्नी के साथ रहता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए तुम्हें छोड़ करके मैं एक कंपनी में जॉब के लिए जा लगा, और उसके बाद वहाँ पर मेरा पैर में मतलब एक्सीडेंट हो गया, पैर में लग गई थी। और फिर उसके बाद मैं जैसे 1 महीने तक छुट्टी पर रहा अपने जिस कमरे में किराए के में, और उसके बाद जब नौकरी पर जाता तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। और उसके बाद मैंने काफ़ी कोशिश की, दूसरी कंपनी में मेरी नौकरी नहीं लग पाई। और उसके बाद फिर खाना तो खाना था, पेट तो भरना था। मैं इस होटल में आया, इनसे मैंने काम मांगा तो इन्होंने कहा काम वैसा तो है नहीं, और बर्तन मांजने का काम है, अगर इसको तुम कर सको तो। फिर मैंने यही काम कर लिया, 8,000 रुपये मिलते हैं, प्लस में खाना पीना यहाँ पर हो जाता है। ये सारी चीज़ें सुन करके कविता और ज़ोर से रोने लगती है और अपने पति को कॉली में भर लेती है, हाथ पकड़ती है उसका, अपने साथ गाड़ी में बैठाती है और कहती है कि ये इतनी सी बात के लिए तूने मुझे छोड़ा था, और तुम्हें तनक भी शर्म नहीं आई, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगी, और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई है तुम्हें पता भी है, तुम कैसे दिखते हो फिलहाल। अब तो यहाँ पर कविता कहती है हम वो जगह छोड़ देंगे जहाँ पर लोगों ने तुझे ताने मारे थे, और हम अब अलग से जगह पर रहेंगे, और आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अगर तुम मुझसे पहले कह देते ना कि मुझे इस तरह से शर्मिंदगी हो रही है तो मैं वो नौकरी छोड़ देती पागल। उस नौकरी को तुमने तो दिलाया था, मैं तुम्हारे बराबर होकर तुमसे नीचे रहकर रह लेती, पर तुमने मुझसे बोला भी तो नहीं। अब तो सत्यम चुपचाप हो जाता है कि हाँ मैंने बोला तो नहीं था। लेकिन पत्नी कविता कहती है अब तुम चिंता मत करना, और मैं तुम्हें अब ऐसा काम तुम्हारा करवाऊंगी, लोग कोई कह ही नहीं सकता तुम्हारे बारे में कोई उल्टी सीधी बात, और पहले चलो शादी करनी है। और ऐसे मतलब जोर जबरदस्ती, मतलब जैसे कहते हैं ना एक हक होता है किसी का, ऐसे कहती है कविता, और मंदिर में जाकर शादी करते हैं। तुरंत शादी करने के बाद घर जाते हैं, घर जाने के बाद दूसरा घर ले लिया था, और फिर सत्यम का एक कपड़ों का बहुत बड़ा शोरूम खुलवाया जाता है।
उस कविता के द्वारा, क्योंकि अब तक कविता कमा रही तो बहुत सारे पैसे उसके पास इकट्ठे हो गए थे। शोरूम का मालिक सत्यम को बना दिया जाता है। सुबह का जाता है, शोरूम में मेहनत करता है, कपड़े बेचता है और जो भी इनकम होती है, शोरूम बड़ा शोरूम है और इनकम को अब ला करके इकट्ठा रखता है। अब जो सत्यम है वो आत्मसम्मान से जी पा रहा है, उसको अब लगता है कि हाँ मैं भी अब कुछ ना कुछ हूँ। दोस्तों, ये जो मैं भी कुछ ना कुछ हूँ ना, ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। इंसान डिप्रेशन में ही तब जाता है जब उसकी मनचाही नहीं हो पाती है। उसको लगता है कि तू तो दुनिया से बिछड़ गया, दुनिया तुमसे आगे निकल गई। इसी चक्कर में लोग डिप्रेशन में जाते हैं। कोई भी डिप्रेशन में जाने वाले से आप पूछिएगा गौर से, अगर वो बता पाया तो उसके यही कारण होंगे कि एक तो मैं सबसे पीछे रह गया और ये लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। अगर मैं किसी के साथ घटना हो जाती है तो वो यही सोचता रहता है, मेरे साथ ये घटना घटी है, लोग कैसे कैसे मजाक उड़ाते होंगे मेरी इस घटना के ऊपर और मेरे बारे में क्या क्या कहते होंगे, मैं इन लोगों से पीछे रह गया, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा। ऐसी चीज़ें ही सोचता रहता है इंसान और इन्हीं चीज़ों से वह डिप्रेशन में चला जाता है। उसको लगता है कि कोई बाहर रास्ते में बातें कर रहा है तो मेरे बारे में बातें करके हंस रहा है। उसको लग रहा है कि देखो ये नाकामयाब आदमी आ गया, जबकि वो लोग अपनी बातों पर हंस रहे होते हैं, लेकिन उसको लगता है ये लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। तभी इंसान डिप्रेशन में जाता है और अपने आप को असहाय महसूस करता है। अगर इंसान के पास अपना कोई रोजगार है, कोई काम करने के लिए चीज़ है कि भाई मैं इसको करूँगा तो इससे मैं इतना आगे बढ़ जाऊँगा, चाहे उससे थोड़ा बेनिफिट हो और उम्मीद लगी रहे, तो दोस्तों वह इंसान जी जाता है। उम्मीद ही जीवन है। अगर आपके जीवन में उम्मीद खत्म हो गई ना तो वो जीवन जीवन नहीं रहता। कल को आपको छोड़ दिया जाए कि ना तो आपको कुछ काम करना, ना कोई पैसे आएंगे कहीं से और तू घर में रहेगा और तू अपने माँ बापों के ऊपर बोझ बनकर रहेगा, तू कभी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता और कोई मौका मिलेगा ही नहीं, तो भैया वो आदमी ना 10 दिन के अंदर अंदर इतना भयंकर बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई उद्देश्य नहीं है, कोई उसके पास काम करने के लिए चीज़ नहीं है। तो भैया बिना उद्देश्य की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, दिशाहीन हो जाती है और इंसान का दिवाला निकल जाता है। तो उद्देश्य ज़रूर रखें जीवन में और कभी भी ज़्यादा गहराई से ना सोचें कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। दोस्तों, ये बहुत गहराई की चीज़ें होती हैं जिनको मैं वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। जो सुनेगा गौर से, इनको ध्यान में धरेगा, बहुत फ़ायदा उठाएगा। मैं यकीन मानिए दोस्तों इन चीज़ों का, क्योंकि ये चीज़ें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ना किताब में ना कहीं यूट्यूब पर। ये अनुभव की बातें हैं और खुद सीख कर ये चीज़ें सीखी जाती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा। सत्य प्रकाश मिश्रा कमेंट करते हैं, भैया जी वासना और गंदगी की लंबी उड़ान का अंत ऐसा ही होता है जो मधुमक्खी के डंक से भी ज़्यादा घातक बन गई। रुदौली जिला अयोध्या से, जी बिल्कुल जी। और सिद्दीक खान, जैसी करनी वैसी भरनी। लोकेश नागर रेलवे जिला बारा राजस्थान से। इंद्रेश कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से। ताराचंद शर्मा जो कि राम गुस्साई रुपये लगातार कमेंट करते हैं। मिलन राज कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से हैं। अजीत कमेंट करते हैं, बुरे काम का बुरा नतीजा। उसके बाद कुमार सोनू कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं और हमारे साथ कमेंट करते हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। मुनमुन श्रीवास्तव जी लगातार कमेंट करते हैं और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से कमेंट करते हैं और उसके बाद राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। छगनदास खरडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो, और हाँ धीरज भाई बरनवाल हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। समाधान पाटिल जलगांव महाराष्ट्र से हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर बने रहते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मोनू जैन लगातार कमेंट करते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।